चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए कंपार्टमेंटल स्पेशल एग्जाम में जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं केमिस्ट्री का दोस्तों यहाँ पे रसायन विज्ञान का, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल आप लोगों को 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को 100 में 30 प्रश्न जो है 30 नंबर के वो आपको प्रैक्टिकल देखने को मिलते हैं और 70 नंबर का आपको एग्जाम्स होना है। ठीक है, समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। सेम पैटर्न रहेंगे आप लोग को एनुअल एग्जाम की तरह ही। तो चलिए हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही समय कम बचा हुआ है, तो जाके आप लोग startstudypoint.com गूगल पे लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा। देखिए टोटल आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कितना का जवाब देना है, 35 का। ठीक है, 50% का ही जवाब देना है। तो जो आप लोग को इजी लगते हैं वही आप लोग को बनाना है OMR शीट पे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पहला नंबर, कहा गया कि निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत ही बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टिक जो है ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है प्लास्टिक। तो से उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एक का डी। और ये बाकी जितने भी है P4 O10 P4 ग्रेफाइट, ये सारे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो देखिए याद रखिएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 का से उत्तर आपको ये यहाँ पे लगाना है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। देखिए घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है वो आपका होता है 3। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 का बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए फोर्थ नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। देखिए किस दोष के कारण क्रिस्टल के डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल जो है डिक्रीजेज होती है, किस कारण से, फ्रैंकल दोष के कारण से, शॉर्टकी दोष के कारण से, अंतरकाशी या फिर एफ केंद्र। ठीक है, एफ सेंटर। तो देखिए बताया गया है कि क्रिस्टल के घनत्व में जो अगर कमी होगी उस दोष का नाम है आपका शॉर्टकी इफेक्ट। क्या है, शॉर्टकी इफेक्ट है ना, शॉर्टकी दोष। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपको 4 का बी। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है। देखिए मोलरता को अगर बात करेंगे हम लोग, तो मोलरता का जो एक्सप्रेस्ड मतलब मापते हैं हम लोग, तो वो मोल पर लीटर में मापते हैं। किस में, मोल पर लीटर में। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का ए, मोल पर लीटर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को क्या हम लोग कहेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, कई बार देखने को मिलेंगे प्रश्न। इसको हम लोग बोलेंगे 0.1 मोलल। क्या बोलेंगे, 0.1 मोलल। तो इसको याद रखिएगा, 6 का बी। नेक्स्ट है 7 नंबर के, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। देखिए किसी भी, ठीक है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वो अनुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर निर्भर करता है। अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पे, विलय की प्रकृति पर, द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, या फिर विलय की प्रकृति पर, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलय के कणों की संख्या पर, या फिर विलायक के कणों की संख्या पर। देखिए कोई भी अगर तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म जो होगा वो निर्भर करेगा केवल और केवल किस पे, तो विलय के कणों की संख्या पर। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 7 का से उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, सी। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। देखिए कहा गया यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किस चीज़ से यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे होता है पाई बराबर CRT। क्या होता है दोस्तों, पाई बराबर CRT। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर देखो बी में है, ये पाई बराबर CRT अगर लिखेंगे हम लोग तो ये C को इस साइड लेकर आएंगे तो पाई बटा में C और ये RT। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 फैराडे, 2 फैराडे, 2.33 फैराडे या फिर 1.33 फैराडे। इसको हम लोग बोलेंगे 2 फैराडे। क्या बोलेंगे, 2 फैराडे। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या प्रश्न कहा गया कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है वो होता है 2 फैराडे। क्या होता है, 2 फैराडे। अगला है यहाँ पे
कि फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए जो सही समीकरण है वो बताना है। देखिए फ्राइडे के जो प्रथम फर्स्ट लॉ है विद्युत विच्छेदन का, उसका समीकरण पूछा गया, इक्वेशन पूछा गया, तो वो होता है आपका m बराबर z.c.t। क्या होता है? m बराबर z.c.t। ऑप्शन नंबर आपको 10 का बी के साथ चलना है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो होता है मोलर चालकता में परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। क्या होता है? मोलर चालकता में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। अगर प्राथमिक सेल नहीं होने की बात करेंगे तो वो होता है लेड संचायक। क्या होता है? लेड संचायक। ऑप्शन नंबर आपको 12 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। ठीक है, ताप, दाब, सांद्रण या फिर इनमें से सारे। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ताप भी प्रभावित करता है, सांद्रण भी और दाब भी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है यहाँ पे 14 नंबर कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जाता है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ठीक है, और शून्य कोटि। खास करके शून्य कोटि जो वेग स्थिरांक होती है शून्य कोटि अभिक्रिया की, उसका जो है यूनिट यहाँ पे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर, ठीक है, प्रति सेकेंड। क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो इसको आप लोग को याद रखना। ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट हो जाएगी, मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। अगला है 15 नंबर की यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरी होने में जो समय लगेगा वो लगेगा 16 मिनट। कितने लगेंगे? 16 मिनट। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, जब भी पूछा जाएगा इसको इसी तरीके से आपको 16 मिनट आपका आंसर जाए, सेम टू सेम हूबहू पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर की यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जो दिया गया है वेग बराबर यहाँ पे के ए और यहाँ पे बी दिया गया। ठीक है, ये किस अभिक्रिया की कोट मतलब कितने ऑर्डर का ये रिएक्शन है, देन द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये है आपका कितने डिग्री का कितने ऑर्डर का रिएक्शन दिया है? थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। ये जो दिया गया ये आपका 3 ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगला है 17 नंबर की भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो गुप्त उष्मा होती है, मतलब उष्मा जो होती है, द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो उष्मा होती है वो 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, 20 से लेकर कितना? 40 किलो जूल प्रति मोल। ऑप्शन नंबर आपको 17 का एक के साथ चलना है। 18 नंबर देख लेते हैं कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग पृष्ठ सक्रिय कारक, सरफेक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेक्टेंट। 18 का डी। चलिए 19 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। 4 ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च, बेरियम नाइट्रेट। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन पाइसी कारक है। तो पाइसी कारक की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा साबुन। क्या होगा? साबुन। नेक्स्ट है कि काला माइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। जैसे एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है उसी तरीके से काला माइन जो है ये आपका जिंक का है। ठीक है, किसका है? जिंक का, जिंक धातु का अयस्क है। जैसे आयरन का हेमाटाइट होता है, कॉपर का क्यूप्रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर की माउंट प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। उसका नाम है आपको निकेल। ठीक है, निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाए किस प्रक्रम के द्वारा? माउंट प्रक्रम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 22 का ए। 23 नंबर देखता है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। देखिए थर्मोइट विधि में जो अवकारक के रूप में होता है वो आपका एल्युमिनियम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। 24 देख लेते हैं। कहा गया है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरम्यान निम्नलिखित में से कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। तो वो आपका होगा CaSiO3। क्या होता है? CaSiO3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। देखिए सबसे कम क्वथनांक वाली अगर गैस की बात करेंगे तो वो आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं बनाने का सवाल पूछा जाएगा, और ये प्रीवियस ईयर्स में कई बार देखने को मिलेंगे, वो होता है HCl। क्या होता है? HCl। ठीक है। अगला है ऑक्सीजन और ओजोन है। देखिए ऑक्सीजन और ओजोन जो है ये अपरूप है एक दूसरे के। क्या है? अलोट्रॉप्स, मतलब अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक एसिड है? डाइबेसिक एसिड। देखिए डाइबेसिक एसिड की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये है H3PO3। क्या है? H3PO3। 28 का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, H3PO3। अगला है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होता है। देखिए संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? डी ब्लॉक तत्वों को बोलते हैं। किसको? डी ब्लॉक तत्वों को। तो 29 का सी हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व। अगला है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा पेयर यहाँ पे पूछा गया है? तो ये हो जाएगा आपका Cu और Fe जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या है? युग्म है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉपर और लोहा। अगला है कि Z बराबर 24, मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ठीक है, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन के बाद, मतलब आर्गन 18, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद जो होगा वो 3d5 4s1। क्या होगा? 3d5 4s1। आर्गन के बाद पूछा गया है। ठीक है, आर्गन सब में है कॉमन। उसके बाद क्या होगा? 3d5 4s1। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा 31 का। 32 है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से जो है यहाँ पे भरता है? वो होता है लेंथेनाइड सीरीज। क्या होता है? लेंथेनाइड। ऑप्शन नंबर ए। अगला है यहाँ पे कि FeCN का होल 6। ठीक है, 3- में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है तो वो +3 होगा लोहा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी, 33 का बी। चलिए नेक्स्ट है कि CuNH3 का होल 4 2+ में प्रसंकरण हाइब्रिडेशन पूछा गया है। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन की अगर बात करेंगे तो DsP2 होगा। क्या होगा? DsP2। अगला है यहाँ पे कि विटामिन B12 में कौन सा उपस्थित रहता है? कौन सा तत्व? कोबाल्ट, मैग्नीज, लोहा या फिर निकेल। देखिए विटामिन B12 में अगर उपस्थित होगा वो आपका होता है कोबाल्ट। क्या होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। तो 35 का सही उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 क्वेश्चंस तक किए हैं, जो आप सभी के केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हूबहू या फिर इसी पैटर्न पर रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। बाय बाय सभी को।